Hey guys, I welcome you all to Pradhan Current Affairs News discussion of 2nd of April 2026. And the classes will be discussed from the perspective of UPSC as well as APSC. So let's start with the current affairs. सबसे पहला यहाँ पे current affairs है Making Assams more competitive. नाउ इस आर्टिकल में असम के एजुकेशन सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है, इसलिए आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 2 सोशल सेक्टर दैट इज़ एजुकेशन, साथ ही साथ जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से भी आप इस टॉपिक को डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इस आर्टिकल का मेन यही है दैट असम कैसे धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। और रिसेंटली जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में असम का पार्टिसिपेशन देखा है हमने, इसने एक मेजर माइलस्टोन सेट किया है। देखो, अच्छा, इसको इतना मेजर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आप अगर देख लीजिएगा हिस्टोरिकली असम वॉज नॉट इन्वॉल्व इन दीज काइंड ऑफ बिग इवेंट्स। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ थी, पहले एग्जिस्ट करती थी, लैंग्वेज टेंशन, बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर ले लीजिए, रिफ्यूजी इन्फ्लक्स, क्या क्या नहीं हुआ है पास्ट में, राइट। बट अगर अभी का ट्रेंड देख लीजिएगा ग्रोथ का असम का, यस, असम इज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट ऑफ वन ऑफ द इंडिया, राइट, जिसका लास्ट 5 साल का ग्रोथ अगर रेट देख लीजिएगा इट इज़ 45%, और वहीं पर नेशनल एवरेज कितना है? 29%। तो बताइए अच्छा है क्या नहीं ग्रोथ? और इसके ग्रोथ ड्राइवर्स पता है क्या है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज यहाँ पर जो एग्जिस्ट करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। इनफैक्ट ये जो ग्रोथ जो है ना, ये एक्सीडेंटल नहीं है मेरे भाई। नो, दिस कैन नॉट बी एक्सीडेंटल। अगर आप इतने अलग अलग सेक्टर्स पे फोकस कर रहे हो तो यस, आपका गवर्नेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग है, यस, आपकी जो प्लानिंग एक्टिविटीज है वो ज़्यादा साइंटिफिक, ज़्यादा रैशनल वे में हम लोग कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग देखें क्या रोल है हमारे स्टेट मशीनरी का ऑफकोर्स असम के डेवलपमेंट में, तो रोल जो है सिर्फ एक एंगल से नहीं, अलग अलग एंगल में। दैट इज पॉलिटिकल लीडरशिप का तो रोल है ही, साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज अ होल एक साथ काम कर रही है, क्योंकि सबका एम यही है दैट लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऐसा किया जाए जिससे गवर्नेंस को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, जिससे पॉलिसी एग्जीक्यूशन जो हो वो एफिशिएंट हो। ऐसा नहीं दैट 1000 रुपए खर्च कर रहा हूं और उससे मुझे रिटर्न आ रहा है सिर्फ 10 रुपया का। नो नो नो, अगर 1000 रुपए खर्च करोगे तो मेक श्योर करो दैट रिटर्न भी 900 से 1000 से ज्यादा ही इनफैक्ट आना चाहिए, राइट। तो वही बोला गया दैट एग्जीक्यूशन जो हो रहा है ना वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट हो गया है, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। इनफैक्ट अगर ह्यूमन कैपिटल देख लीजिएगा, इस आर्टिकल में फोकस किया गया दैट ह्यूमन कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम प्ले कर रहा है। ना, ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या? अरे आप और हम जैसे लोग ही तो ह्यूमन कैपिटल है। और बोला जा रहा है ये आसाम का इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि यही ह्यूमन कैपिटल है डिसाइड करती है आसाम की प्रोडक्टिविटी, आसाम में इनोवेशंस और इकोनॉमिक कॉम्पिटेंस के बारे में। क्योंकि यस, इन्वेस्टमेंट अलोन आर नॉट इनफ, है ना, स्किल्ड पॉपुलेशन भी चाहिए, जिससे क्या इस रीजन में आप ग्रोथ इंश्योर कर सकते हो। ना, सवाल ये होता है दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो देखिए ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी है, जैसे समग्र शिक्षा अभियान, टीचर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है थ्रू टेट एग्जाम्स एंड ऑल, राइट। देन कम्स स्कूल्स इन टी गार्डन एरियाज सेटअप किए जा रहे हैं, स्कूल्स या फिर डिफरेंट अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, जिससे मेन एम क्या है दैट डिफरेंट रीजन्स ऑफ असम जहां पर पहले इनरोलमेंट बहुत कम होती थी उस इनरोलमेंट को बढ़ाया जाए। और जी हाँ, वही तो बोला गया है, इट इज वन ऑफ द अचीवमेंट एज वेल दैट इनरोलमेंट्स कहीं ना कहीं हमारे क्लासेस में बढ़ता हुआ हम लोग को देखने को मिला है। मतलब ये जो एस्पेक्ट है इसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं, तभी तो ये हो रहा है। बट साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी है। देखो, सब कुछ अच्छा ही नहीं होता, कुछ क्योंकि हम लोग को ना, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसको दोनों एंगल से, प्रैग्मेटिक एंगल से सोचना पड़ेगा, क्रिटिकली सोचना पड़ेगा, राइट। कुछ एरियाज में चैलेंजेस भी है, जैसे लो लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग तो दिया जा रहा है बट उसके आउटकम्स भी तो होने चाहिए ना, वो नहीं हो पा रहा है। लर्निंग क्राइसिस हम लोग को देखने को मिल रहा है आसाम में, और जिसके रिलेटेड कुछ की डेटाज भी दिए गए। एसर का रिपोर्ट, एक एनजीओ है, इसका रिपोर्ट क्लियरली बोलता है दैट ग्रेड 8 स्टूडेंट्स से, है ना, अराउंड 65.9% जो होता है ना ग्रेड के 8 के स्टूडेंट्स, वो लोग अभी भी ग्रेड 2 के टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते हैं, राइट। और स्कूल्स में ड्रॉप आउट रेट्स कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो एजुकेशन एंड ग्लोबल कंपैरिजन असम का अगर देख लीजिएगा तो वही क्या है, देखो ये मैं पूरा इंडिया का कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्योंकि आसाम का स्पेसिफिक एज सच वर्ल्ड वाइड तो डेटा अवेलेबल नहीं है, बट यस, अगर इंडिया का ओवरऑल एजुकेशन इंडेक्स देख लीजिएगा
वही कंपेयर कीजिएगा इसको डेवलप्ड कंट्रीज जैसे जापान और जर्मनी से, तो हम बहुत कम है। जर्मनी का 0.92 है, वहीं पर जापान का 0.80 है, वहीं पर इंडिया का 0.37 है। बहुत पीछे है ना, है ना। यही नहीं, हायर एजुकेशन अगर देख लीजिएगा, इस सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिल रहा है, राइट। दैट इज़, वैसे तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो सिर्फ 16.9% ही है, और ट्रांजिशन जो रेट होता है दैट इज सेकेंडरी तो आपने पढ़ लिया, बट वहाँ से हायर एजुकेशन कितने लोग जा रहे हैं, राइट। तो 100 लोग में सिर्फ और सिर्फ 61.4% ही लोग जा रहे हैं। तो दीज आर फ्यू ऑफ द क्राइसिस सिचुएशंस दैट आर बीइंग ऑब्जर्व्ड इन द पार्ट्स ऑफ असम। अच्छा, स्किल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें, यस, असम वैसे फोकस तो बहुत ज़्यादा कर रही है दैट हाई स्किल्ड सेक्टर जैसे IT, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, इन सेक्टर्स को लाया जा सके, और लो स्किल्ड लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को भी ग्रोथ किया जा सके, जिसमें प्रायोरिटी एरियाज दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, दैट अगर इन सब को हम लोग को ग्रोथ करना है तो हम लोग को बेस को फोकस करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द बेस? प्राइमरी एजुकेशन। स्ट्रेंथन करना पड़ेगा प्राइमरी एजुकेशन को, इंप्रूव करना पड़ेगा लर्निंग आउटकम्स को, सिर्फ इनरोलमेंट ही नहीं बल्कि लर्निंग आउटकम्स भी होना चाहिए, और फोकस करना पड़ेगा ऑन टीचर क्वालिटी, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जिससे मॉनिटर किया जा सके लर्निंग लेवल्स और उसके अचीवमेंट्स देखा जा सके दैट क्या अचीव किया जा रहा है। सो वट एवर वी हैव डिस्कस सो फार ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज MCQ विच इज बीन गिवन। प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से इस MCQ का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट न्यूज, स्टेट फिस्कल हेल्थ ऑफ असम, राइट। GS पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी वाले चैप्टर से टॉपिक से आप इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि रिसेंटली इंडेक्स निकाला गया है बाय नीति आयोग। इस इंडेक्स का नाम है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स ऑफ 2026, जिसमें आसाम का रैंक है 5th अमंग नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन जितने सारे स्टेट है ना, उसमें आसाम 5th रैंक में है। पता है टॉप रैंकर कौन है? Arunachal Pradesh is the top ranker. Second top ranker is held by Uttarakhand. Then comes Tripura, and the 5th number is being obtained by Assam. मतलब ये कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि मॉडरेट लेवल का ही परफॉर्मेंस है। तो चलिए आज के इस आर्टिकल को अच्छे से डिस्कस करते हैं। असम के फिस्कल प्रोफाइल की अगर बात करें, देखो वैसे तो देख लीजिएगा कुछ कुछ जगहों में पॉजिटिव ट्रेंड्स जरूर से हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे असम की रेवेन्यू ग्रोथ अगर देख लीजिएगा समय के साथ साथ यस ये बढ़े ही जा रहा है, और ये मैं कुछ कुछ डेटाज भी साइड में ब्रैकेट में आपके सामने प्रेजेंट किया हूं। जैसे ग्रोथ रेट जो है ना एनुअली 14% का ग्रोथ रेट है। जैसे देखो डेटा भी है 2023-2024 में ये 34,000 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ गया है, बट वही ये डेटा अगर 2020-2021 में देख लीजिएगा ये 20,000 करोड़ था। तो ये तो बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है ना, राइट। तो वही बोला गया दैट ये सब पॉजिटिव ट्रेंड है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ असम फोकस कर रही है दैट एक्सपेंडिचर तो हो, बट वो डेवलपमेंट के नाम पर एक्सपेंडिचर हो। जैसे कि आप सुन रहे होंगे अलग अलग रीजन में फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो फ्लाईओवर क्या है भाई? वो डेवलपमेंट का ही तो पार्ट है। पहले क्या होता था, जब फ्लाईओवर्स नहीं होती थी ना बहुत जाम लगता था, बट अभी फ्लाईओवर्स होने के बाद जो रोड्स में जामिंग होना है वो डिक्रीज हो गया है, राइट। तो ये तो अच्छा ही है ना, दैट ये लॉन्ग रन में आसाम का ही फायदा होगा। नेक्स्ट इज पार्शियल फिस्कल कंसोलिडेशन। गवर्नमेंट मेक श्योर कर रही है दैट फालतू के खर्चों को रिड्यूस किया जाए, राइट। तो ये सब भी स्टेप्स लिया जा रहा है। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर यस इंक्रीज किया गया है बाय 39% विद 2021 के लेवल से 2024 के लेवल में, है ना। अच्छा, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का है वो ऑफकोर्स ये लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 69% टू 64%, और डिपेंडेंस सेंटर के पैसों में बहुत ज़्यादा है। सेंटर का ट्रांसफर कितना होता है? 38.4% ऑफ द रेवेन्यू रिसीव्ड सेंटर से ही होता है। मतलब यही वन ऑफ द मेजर कंसर्न भी है, पता है दैट यस देयर इज हाई फिस्कल डिपेंडेंसी ऑन द यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। क्योंकि देखो ना 38.4% आर्टिकल बोल रही है दैट हाँ इतना परसेंट रेवेन्यू रिसीव जो है सेंटर्स के थ्रू आता है, राइट। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर कंसर्न्स की अगर बात करें, यस देयर इज हाईली कमिटेड टू एक्सपेंडिचर, दैट इज ओवर 62% जो रेवेन्यू रिसीव्ड होता है ना वो सिंपली असम गवर्नमेंट का जाता है बाई ड्यू टू सैलरीज, पेंशंस एंड इंटरेस्ट पेमेंट। चलो सैलरीज तो ठीक है, बट
ऑफ कोर्स जो पास्ट में अभी वैसे पेंशन सिस्टम हट गया, ओल्ड पेंशन सिस्टम, राइट, तो वो बट जो ओल्ड पेंशन सिस्टम के अंडर थे उनको तो पेंशन दिया जाएगा ना, तो यस वो लोग भी बहुत ज़्यादा इसमें, राइट। फिस्कल डेफिसिट ट्रेंड की अगर बात करें तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट भी है 2022 टू 2023 में इट वाज 5.9% ऑफ द जीडीपी, 2022-2024 में इट इज इन रिड्यूस टू 3.7% ऑफ द जीडीपी। तो ये तो फिस्कल डेफिसिट, ये तो अच्छी बात है ना। फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या, जैसे जैसे अगर से फॉर एग्जांपल आप कमा रहे हो 100 रुपए और आप खर्च कर रहे हो 110 रुपए, तो आपका डेफिसिट कितना हो गया, 10 रुपए। आप 10 रुपए कैसे लोन लोगे क्या, नहीं, राइट। तो पहले आप 5.9% लोन लेते थे बाहर से, बट अभी वो डिक्रीज कर लिया है आपने 3.7% में, तो ये तो अच्छी बात है ना, राइट। बट अगेन इसमें भी कुछ कुछ लोचा है, ऑफ कोर्स वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट स्लाइड, बट वही बोला गया दैट कुछ कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज है हमारे असम के फिस्कल मैनेजमेंट के थ्रू। क्या क्या है, मेन जो इश्यूज यहाँ पे फोकस किए गए वो है वीकनेस, है ना। वीकनेस क्या है, पहला तो बोला गया वीक फिस्कल प्रूडेंस। फिस्कल प्रूडेंस टेक्निकली होता क्या है, देखो फिस्कल प्रूडेंस इज सिंपली दैट आप, जैसे अगर मैं बोलूँ दैट आप कितने डिसिप्लिन हो, है ना। डिसिप्लिन मतलब आप जैसे अगर 100 रुपए कमा रहे हो तो आप अगर डिसिप्लिन रहोगे ना तो आप एक सर्टेन अमाउंट खर्चा करोगे, 50 रुपए डेली खर्चा करोगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं खर्चा करोगे, राइट। तो अगर आप बोल रहे नहीं नहीं आज तो चलो मन कर रहा है मूवी देखो, चल भाई किसी से उधार ले लिया 200 रुपए का, अरे भाई आपको खर्चा करने का लिमिट किया गया था 50 रुपया ना, मतलब यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड, राइट। तो यहां पर वही बोला गया दैट गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं डिसिप्लिनरी जो एक्शंस है ना, दैट इज नॉट द थिंग, राइट। सो वही बोला गया दैट ये जो फिस्कल प्रूडेंस है ये काफी ज्यादा वीक है, देयर इज लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और पता है ये क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आर्टिकल में कंपेयर किया गया विद द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स, अगर देख लीजिएगा उनका लेकिन फिस्कल फ्रेमवर्क बहुत स्ट्रांग है, ट्रेजरी सिस्टम प्रॉपर्ली डिजिटाइज्ड है, बेटर ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म है। तो यही सब चीजें तो आसाम में भी इंक्लूड करने की जरूरत है ना, तब ना ये जो हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है लिमिटेड, वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथन होगी। वेलफेयर स्कीम और फिस्कल स्ट्रेस की अगर बात करें तो आपको पता ही है बहुत सारे मेजर एंड माइनर स्कीम्स है, जिसमें अरुणोदय स्कीम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, अब इसके थ्रू भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। फिस्कल बर्डन अगर देख लीजिएगा अरुणोदय स्कीम में ही हर साल 5,500 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च होता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर 5,280 करोड़ से भी ज़्यादा खर्चा होता है, मतलब टोटल इन दोनों में ही तो 10,000 करोड़ से भी बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। और कहीं ना कहीं एडिशनल फिस्कल चैलेंजेस भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, फाइनेंशियल कमीशंस आ रही है, तो उससे सेंटर का जो एलोकेशन है फ्रॉम द डायरेक्ट टैक्स शेयरिंग वो भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, राइट। और कहीं ना कहीं इंक्रीज रिलायंस हो रहा है ऑन द डीबीटी, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर वाले स्कीम्स के ऊपर। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा ना, दैट फिस्कल डिसिप्लिन में इम्बैलेंस हो जाएगा। आप सिर्फ सिंपली स्पेंड ही करते रहोगे और कमाओगे नहीं, तो ये तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाएगा ना, है ना। तो लॉन्गर रन में हम लोग को सोचना पड़ेगा, इसीलिए कुछ कुछ वे फॉरवर्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें बोला गया है दैट यस रेवेन्यू मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा, दैट इज हम लोग को टैक्स बेस को और भी ब्रॉडन अप करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर, जिसमें नॉन प्रोडक्टिव स्पेंडिंग को हम लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा और प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर को। यही नहीं, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा हमको फिस्कल गवर्नेंस का, जिसमें अब कैसे कर सकते हैं हम लोग, यस बेटर प्लानिंग, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करके कंट्रोल करना पड़ेगा फिस्कल डेफिसिट एंड डेब्ट बोर्डिंग्स को भी, एंड साथ ही साथ मैनेज करना पड़ेगा वेलफेयर कमिटमेंट्स को केयरफुली, है ना, जिससे क्या फिस्कल ओवरलोड आपके ऊपर ना पड़ जाए। दैट ऐसा नहीं दैट हाँ भाई आने वाले जनरेशंस के ऊपर अभी तो सरकार पूरा दमादम खर्च किया जाए, आने वाले सरकार के ऊपर लोड पड़ जाए, है ना। सो दीज थिंग्स मस्ट नॉट बी हैपनिंग, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड, प्लीज आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू टू राइट द करेक्ट आंसर in the comment section below. Of course I'll be checking your answers. Thank you.